डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में हम देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में। अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस भी इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है। और इंश्योरेंस के लिए अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस के लिए सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन बन के आया इंडिया में ऑर्गेनाइज फॉर्म में, वो है LIC। और एक और सवाल बनता है, LIC कब इस्टेब्लिश हुआ? 1956 में। LIC जिसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये एक वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, जो कि लीगल रूप से पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनता है। और LIC आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देता है। आप डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपना पैसा लगा सकते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू इंश्योरेंस में, जिसको यूलिप बोलते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। फिर इसके अलावा इंश्योरेंस में अगर आप बात करें तो अगर डेथ होने पर ही पैसा मिले नॉमिनीज़ को, फैमिली मेम्बर को, उसको बोलते हैं टर्म प्लान। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम अपना पैसा जीवित रहेंगे, जब 60-70 की एज होगी तो हमें अगर कोई डेथ हो जाए तो नॉमिनीज़ को, और अदरवाइज अगर हम 60-70 की एज तक जीवित रहे तो हमको खुद मिले, उसको बोलते हैं एंडाउमेंट फंड या एंडाउमेंट पॉलिसीज़। इस तरीके के लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ हमारे पास ऑप्शन मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, ये LIC ऑफ इंडिया देता है। तो LIC कब इस्टेब्लिश हुआ? 1956 में। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें स्टॉक मार्केट के बेस पर हमारे इंश्योरेंस के वैल्यू डिटर्मिन होती है इन्वेस्टमेंट की। जब एक प्लान होता है, इसको बोलते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान का मतलब होता है कि जब डेथ होगी तभी पैसा नॉमिनीज को मिलेगा। एंडाउमेंट फंड का मतलब होता है जो बंदा है उसको भी पैसा मिलेगा, या फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनीज को पैसा मिलेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका होता है जिसमें हम खुद पैसा स्टॉक में ना लगाकर मार्केट के एक्सपर्ट को पैसा देते हैं, और वो एक्सपर्ट एक बास्केट बनाते हैं। उस बास्केट में हमारा पैसा, हमारे दिए गए पैसे को कई कंपनी में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक तरीका होता है जिसमें कि अगर देखा जाए तो जो इन्वेस्टर होता है उसका पैसा तमाम जगह डाइवर्सिफाई करके लगाया जाता है। और म्यूचुअल फंड चलाने वाली अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर कंपनी है, जिसमें है कोटक म्यूचुअल फंड हो गया या ICICI म्यूचुअल फंड हो गया। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। ऐसे ही रिटायरमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ के भविष्य की सुरक्षा के लिए एम्प्लॉयर कुछ पैसा बचा के रखते हैं, उसको हम बोलते हैं PF, प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड एक तरीके की गुल्लक होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ की सर्विस के दौरान थोड़ा थोड़ा पैसा सैलरी से डिडक्ट करके रखा जाता है, और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक बड़ा पैसा दे दिया जाता है। तो प्रोविडेंट फंड भी कई तरीके के होते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फिर हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। फिर हम बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये सब प्रोविडेंट फंड के तरीके हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ऐसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए SPF होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो ये सारे डिफरेंट तरीके के हमारे इन्वेस्टमेंट के और ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम होती है जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। उसमें होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम NPS हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गए, किसान विकास पत्र पहले आते थे, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ अपने रिटायरमेंट को बहुत ही सुनिश्चित करते हैं।